हेलो फ्रेंड्स, एटीजी की एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये चैप्टर शुरू होता है ग्रैंड वे क्लान से, वो भी उस इंसिडेंट के एक दिन बाद जहां योंची सीनियर से कहता है फादर इन लॉ, सचमुच एक रीज़न के चलते मुझे जाना होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब चिंता मत करना, मैं लिंगर से शादी करने के लिए ज़रूर वापस आऊँगा। जहाँ सीनियर कहता है तो फिर लिंगर मेरे तरफ से आपको विदाई देने आगे जाएगी। और फिर सीन चेंज होता है और कुछ देर चलने के बाद योंची लिंगर से कहता है तुम यहाँ तक आए हो, हमें छोड़ने के लिए यही काफ़ी है। जहाँ लिंगर कहती है मैं बिग ब्रदर के बातों पर अमल करूँगा और ब्यूटीफुल बिग सिस से कहना चाहूँगी कि रोड पे केयरफुल रहने के लिए, और फिर बिग ब्रदर मैं आपके लिए वेट करूँगी। तो क्या आप मुझे कुछ दे सकते हो जिससे मुझे ये फील हो कि आप मेरे पास ही हो। तभी योंची एक रिंग निकल कर कहता है लिंगर ये तुम्हारे लिए है, और वो रिंग कोई आम रिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन से लेकर और भी चीजें हैं जो योंची ने रिफाइन किया और एकजुट किया, और वो पाके लिंगर खुशी के मारे बहुत एक्साइटेड होती है और योंची को टाइट झप्पी देता है। जहाँ योंची कहता है मेरे लिए वेट करना, मैं तो आऊँगा तुमसे शादी करने के लिए, और एक बात याद रखना, हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा बट हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा इन दिनों में। एंड इसी के साथ योंची फाइनली लिंगर से विदाई लेके आगे बढ़ता है, लेकिन लिंगर सैड होती है योंची के जाने से, और उतने में योंची और किंग्यू उस पोर्टल के सामने खड़ा होता है और योंची किंग्यू से कहता है किंग्यू मेरी वाइफ चलो जाने का वक्त हो गया। और फिर वो मन ही मन कहता है वक्त हो गया ड्रीम से उठने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा है ये बस एक ड्रीम था। और फिर दोनों हेवन बेसिन सीक्रेट रियल्म पहुंच जाते हैं और योंची जैस्मिन से पूछता है आखिर हेक्टिक गॉड ने लास्ट पावर यूज करके उन्हें वैसे इल्यूजनरी रियल्म में क्यों भेजा। जा जैस्मिन भी लाइक गधा कहेगा सच में तुम्हें लगता है कि वो एक इल्यूजनरी रियल्म है, तो ध्यान से सुनो, मैं जो बता रही हूँ वो रियल्म डेफिनेटली एक असली रियल्म है, ना कि कोई इल्यूजनरी रियल्म। हालांकि इसमें कुछ अजीब बात है, अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट के स्टेबल इटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ और ऑर्डर लॉ में बहुत सिमिलरिटीज है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के साथ, लेकिन टेम्परल लॉ के साथ मामला कुछ अलग दिखाई दे रही है। जो सुन के योंची शॉक्ड होके कहता है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट दोनों का ही टेम्परल लॉ के साथ छेड़छाड़ की गई है। एंड देन आगे योंची कहता है फोनिक स्पिरिट ने एक बार मुझसे कहा था कि मैं हेवनली ट्रेजर के कारण पुनर्जन्म साइकिल से गुजर चुका हूं और इसने दुनिया के कर्मों के साथ छेड़छाड़ की है। बटरफ्लाई इफेक्ट के तहत टाइम, डायमेंशन और प्लेन्स भी चेंज हो जाएंगे। और फिर आगे योंची जैस्मिन से पूछता है क्या हेवनली ट्रेजर के अंदर ऐसा कुछ है जो पुनर्जन्म सर्कल से गुजरने और कर्मा के साथ छेड़छाड़ की अनुमति देता है। तभी हमें पता चलता है कि 7 हेवनली ट्रेजर का 7 ट्रेजर फिर मिरर ऑफ शमशेरा के पास कॉज और इफेक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की शक्ति रखती है। सो टेम्परल लॉ के साथ अजूर कॉन्टिनेंट का एबनॉर्मलिटीज मिरर ऑफ शमशेरा के कारण हो सकता है, और इसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा हेवन डिफाइंग है, लेकिन इसे अंतिम स्थान पर रखने की कारण ये है कि जब भी इसका उपयोग किया जाता है तो इसे 20 ईयर्स तक हाइबरटन करना पड़ता है, और इन 20 ईयर्स के अंदर इसमें रत्ती भर भी शक्ति नहीं रहेगी और ये किसी भी सामान्य मिरर से डिफरेंट नहीं होगा। और फिर ये जान के योंची जैस्मिन से कहता है श्याओलाई ने एक बार कहा था मेरे बर्थ पेरेंट्स को हंट डाउन करने के कारण हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर था, और उन्होंने मेरे लिए ये पेंडेंट छोड़ दिया, और इस पेंडेंट को खोलने के बाद एक छोटा मिरर दिखाई देगा। तभी जैस्मिन कहती है अब कोई आश्चर्य नहीं रहा कि क्यों स्काई पर्ल पॉइजन तुम्हारे बॉडी के साथ फ्यूज हुआ। क्या तुम वास्तव में कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसने मिरर और संसार के पावर्स को एक्टिवेट किया। तभी योंची सोचता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे ट्रांसमाइग्रेशन के बाद लिंगर भी रिवाइव हो गई थी, और वो रियल्म एक इल्यूजनरी रियल्म नहीं है, तो फिर मैं अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट वापस कैसे जा सकता हूँ। जहाँ जैस्मिन कहती है लगता है दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से बहुत दूर है, सो अगर तुम अपने स्ट्रेंथ को कोई सर्टेन लेवल तक
ले जा पाते हो तो तुम आसानी से एक रियल्म से दूसरे रियल्म जा पाओगे। जहाँ योंजी कहता है यस तुम सही हो, उतने में किंग्यू कहती है योंजी क्या चल रहा है। जहाँ योंजी कहता है कुछ नहीं मेरी जान, बस मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि हम यह कुछ जल्दी ही पहुंच गए हैं। और तभी बाहर का सिनारियो देखने को मिलता है जहाँ सिस योंजी को लेके बहुत परेशान है क्योंकि वो अभी तक बाहर नहीं आया। और फिर ग्रेट एल्डर को भी देखने को मिलता है जो चिक चिक कर मुटियानबाई को बाहर आने कह रहा है क्योंकि उसने उनका सेकंड यंग मास्टर को मार डाला। लेकिन तभी फास्ट यंग मास्टर ग्रेट एल्डर को कहता है कि छोटे भाई को योंजी ने मारा। जो सुन के एल्डर बहुत गुस्सा होकर कहता है इस योंजी के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी एल्डर के पीछे योंजी भी लाइक मुझे कोई याद किया क्या। और तभी योंजी को देखकर ग्रेट एल्डर गुस्से से योंजी को अटैक करने बढ़ता है कह के यू डैम ब्रेड किल्ड आवर यंग मास्टर। और तभी वो सिनारियो देखकर सीज बहुत डर जाती है और साथ ही फेरी भी किंग्यू के लिए। लेकिन कमीना योंजी कहता है मेरे वाइफ प्लीज उसे तोड़ने में मेरे मदद करो। और क्या किंग्यू ने बुढ़े को लेटा दिया, वो भी एक मूव से, जो देखकर सभी हैरान होते हैं क्योंकि किंग्यू ने एक अटैक से ही फैन मोली का काम खत्म कर दिया और जो एम्परर प्रोफान रियल्म का बुढ़ा है। और तभी सबको शॉक देखकर किंग्यू मास्टर को बताती है कि अंदर कैसे उन्हें एम्परर अवेकनिंग लोटस मिला जिससे किंग्यू डायरेक्टली एम्परर प्रोफान रियल्म पर ब्रेक थ्रू किया। जो सुन के मास्टर कहने लगती है अच्छा तो ये बात है, ये तो सच में हेवन के तरफ से ब्लेसिंग्स है जो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ लगी है। लेकिन तभी किंग्यू मास्टर को बताती है कि असली क्रेडिट योंजी को जाता है। और फिर अंदर क्या हुआ सारा इंसिडेंट मास्टर को बता के कहती है अगर सर योंजी ना होता तो ब्रेक थ्रू तो दूर की बात अभी तक मैं केब में पड़ी हुई होती। जो सुन के मास्टर योंजी के पास आके कहने लगती है आपका ये एहसान फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस याद रखेगा। अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो बता देना, हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे और पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तभी योंजी कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया फ्रोजन ब्यूटी फेरी, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। उसके बाद फेरी बार्निंग हेवन क्लैन को सीधा कहती है मानो की धमकी देता है कह के कि तुमने पब्लिकली मेरी डिसाइपल को अटैक करने की जरूरत की तो अच्छा होगा तुम प्रिपेयर हो जाओ हमसे मॉर्टल एनिमी बनने के लिए। लेकिन वह बिल्ला मास्टर कहता है बहुत हो गया, हेवनली सॉर्ड बिल्ला इन सब मामलों के लिए नहीं है और मैं भी बहुत देर से इधर रुका हुआ हूँ। लेकिन अभी मुझे जाना होगा कल को माइटी हेवनली सॉर्ड रेजियन को ताकि डेमन सेलिंग रिचुअल को शुरू किया जाए। और फिर आगे बिल्ला मास्टर कहता है कि जैसे कि सबने अभी अभी हेवन बिसम रियल्म को छोड़ा तो बॉडी अभी भी चिंताजनक स्थिति में होंगे, तो सबके सब इच्छा अनुसार एल्डर लिंकुन को डेमन सीलिंग परफॉर्म करते हुए देखने आ सकते हो। और आगे बिल्ला मास्टर ये भी कहता है कि वो देखना सचमुच बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन तभी फेरी किंग्यू से कहती है कि अगर तुम्हें सो कॉल्ड डेमन सीलिंग देखना नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ जो हाल ही में बहुत इंक्रीज हुई है जिससे बॉडी आसानी से अनस्टेबल होती है उसे स्टेबल करने में मदद करूंगी। जहाँ किंग्यू कहती है थैंक यू मास्टर, मुझे वहाँ जाना नहीं है। और उसके बाद योंजी और सीनियर सीस के बीच भी बातचीत देखने को मिलता है जहाँ बेसिकली योंजी सीस को कहता है कि सीस मैं अभी आपके साथ ब्लू वाइन प्रोफान पैलेस नहीं लौट पाऊंगा क्योंकि बर्निंग फ्लेम फिर से मेरे पीछे आएगा और मैं आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। हालांकि आप चिंता मत करना क्योंकि वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टा वो केवल मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मजबूर करेगा। और फिर आगे योंजी सीस को हाक करके कहता है सीस ये सब मुश्किलें खत्म होते ही मैं आपको घर लेके चलूंगा, ठीक है ना। सीस भी इमोशनल होके कहती है ठीक है। और तभी सीन चेंज होता है और एक ह्यूज शॉट को देखने को मिलता है और वहाँ मास्टर कहता है कि इस शॉट को हेवन का किंग कहा जाता है और ये दबी हुई डीमन का शॉट है और 100 साल पहले यहाँ आया डीमन इस शॉट के नीचे बंद है और डीमन सच में सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसी कारण हर 20 साल में सिल को मजबूत करना पड़ता है। और उतने में रंबल के साथ एक ओल्ड क्रीपी पर्सन को देखने को मिलता है जो सीधा कहता है सारे ओल्ड डॉग फिर से डैडी को देखने आए हो। और फिर आगे वो कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे ऑलरेडी मार क्यों नहीं डालते हो।
हो, फिर मैं एक स्प्रिट बन के तुम सबको हेल की 18 लेवल तक घसीटूंगा। और फिर आगे ओल्ड पर्सन कहता है कि हमारे ग्रेट डेमन इल्यूजनरी रियल्म का द ग्रेट एम्परर निश्चित रूप से आप पर क्रोध प्रकट करेगा, जो देखकर सीस तो बहुत डर जाती है। यून सोचता है इल्यूजनरी डीमन रियल्म और डीमन एम्परर ऐसी चीजें होनी चाहिए जिन्हें केवल क्वालिफिकेशन ताकत ही सूझ सकते हैं। लेकिन तभी मास्टर डीमन को सप्रेस करना शुरू करता है विथ एविल इंटेंशन, क्योंकि साथ ही वो डीमन को उकसा भी रहा है कह के कि ये कोई ऐसा वैसा शील्ड नहीं है जो कोई तोड़ पाए। और ऊपर से वो धीरे से डीमन को कहता है कि ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। और वो आगे कहता है तुम्हारा सन, तुम्हारा डॉटर इन लॉ अपने आप को होशियार समझकर माइटी हेवनली सॉर्ड रीजियन पर चार्ज किया था आज से 20 साल पहले तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था तुम्हें यहाँ 100 साल पहले ही ट्रांसफर किया गया। लेकिन उन लोगों का किस्मत अच्छा था जो वो लोग वापस जा पाए, लेकिन जब हमने उन्हें खदेड़ा तो वो लोग बहुत इंजर्ड थे और लगता है अब तक तो वो लोग मर गया होंगे। और क्या वो फिर हंसने लगता है। तभी वो सुन के वो ओल्ड पर्सन रेज पे गुस्से से आके कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा नहीं मर सकता है। और फिर वो अटैक करने बढ़ता है, लेकिन लिंग्यून कहता है कि यहाँ के सारे लोगों को प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का कंसीडर किया जा सकता है और तुम्हें लगता है तुम हमें बीट कर सकते हो जबकि तुम अंदर हो। लेकिन तभी डीमन एक स्माइल के साथ कहता है क्या तुम श्योर हो। और फिर वो योनची के पीछे से योनबा को उठा लेता है, चाहे योनची को लगा वो ये करेगा बट वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो योनबा को पकड़ने के लिए कूद पड़ता है और कहता है डैम डीमन, साले तूने सबसे लोएस्ट प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वालों को टारगेट किया। लेकिन डीमन दोनों को ही खींचना शुरू कर देता है, जो देखकर लिंग्यून कहता है ऐसा इंसिडेंट बिल्कुल मेरे सामने हो रहा, इस वक्त मुझे अपना चेहरा शर्म के मारे कहाँ छुपाना चाहिए, लेकिन मैं इनके बीच कूदने का हिम्मत भी तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ तू नहीं कर सकता क्योंकि तू कावर्ड है, और अगर किया भी तो दोनों को बचा नहीं पाऊंगा, ऐसा उसका कहना भी है। और दूसरे ओर डीमन एविल लाफिंग के साथ कहता है मैं सबको मार दूंगा। तभी योनची सोचता है मुझे एटलीस्ट योनबा को यहाँ से बाहर निकाल के फेंकना होगा, और वो वही करता है हेडेटिक सोल की मदद से। लेकिन जैसे ही वो योनबा को वहां से बाहर करता है, डीमन उतने में योनची को अटैक करता है, जिससे योनची का हालत खराब होता है। और योनची को उस हाल में देख के योनबा ब्रदर इन लॉ कह के चीख उठते हैं और बाकी सब भी परेशान होता है। और उतने में सीलिंग भी कंप्लीट होता है और वो शॉट भी अच्छे से अपने जगह में बैठ जाते हैं, यानी उन्हें पूरी तरह दबोच लेता है, जो देखकर सीस अनकॉन्शियस हो जाती है क्योंकि उन्हें लगा कि योनची अब नहीं रहा। और सब कहने लगते हैं कि क्या योनची वहां मारा गया। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो भाई ये एपिसोड बहुत शानदार लगा। बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।